तो आप ये बता सकते हैं कि एमआईएम को छोड़ने की वजह क्या थी आप? कि ये पहला नंबर का गालीबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा नंबर का गालीबाज पार्टी ये AIMIM। सज्जाद नोमानी साहब जो हमारे मिल्लत के हैं, हमारे एक अल्लामा हैं, मौलाना हैं, उनको इन्होंने कहा कि लिफाफा पर जिंदगी गुजारते हो। वक्फ संशोधन बिल की जब बात आती है तो मीडिया में और सुर्खियों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जज्बाती तकरीर, डिबेट्स, पार्लियामेंट में कभी बिल को फाड़ देना। क्या बिल फाड़ देने से कानून रुक गया? कानून नहीं रुका। बिल फाड़ने से कानून नहीं रुकता है, तादाद से कानून रुकता है। पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी वो हस्ती है जिनको राजनीति विरासत में नहीं मिला है। राजनीति में उन्होंने अपने मेहनत, मुशक्कत और ईमानदारी से राज्यसभा पहुंचे हैं। अब उनको भी गाली देने से बाज नहीं आए इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। आपको पता होना चाहिए बैरिस्टर साहब, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देश के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 3 आदमी अगर आप रहते तो आज ये बिल नहीं ला पाता। आपको पता होना चाहिए कि 232 वोट जो पड़े थे उसमें हमारे 24 MP ही मुस्लिम थे और 208 वोट मादर वतन के लोग थे। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे और उन लोगों ने वोट दिया था, वो हमारे साथ खड़े थे। 4 सीट को भी संभाल करके नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? काहे नहीं रख पाए? किस वजह से ये 4 सीट आपके हाथ से चला गया? और आप क़यादत की बात करते हैं, ये क़यादत आप हैदराबाद तक सीमित रखिए, इसलिए कि यहाँ के सीमांचल के लोग, यहाँ के लोग, किशनगंज के लोग अब समझ गए हैं MIM के झांसे में आने वाले नहीं। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और बिहार के सीमांचल के चुनावी हालात जानने के लिए हम आज मौजूद है यहाँ के एमआईएम के एक्स MLA कमरुल हुदा साहब के मकान पर। तो हम आइए उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल भी थे कि आप जो है एमआईएम ज्वाइन करें, उसके बाद आपने जो है एमआईएम से रिज़ाइन कर दिया। तो कमरुल हुदा साहब, पहली बात तो बहुत बहुत जो है शुक्रिया मीम टीवी को, आपने आपका कीमती वक्त दिया। तो आप ये बता सकते हैं कि एमआईएम को छोड़ने की वजह क्या थी आपकी? सबसे पहले मैं मीम टीवी और सफदर भाई आपको और तमाम विजिवर्स को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक सवाल किया कि आपने MIM को छोड़ा क्यों। सच्चाई है, सही बात आपने बताया कि छोड़ा क्यों। MIM यहाँ पर 2015 से चुनाव लड़ रही है और 2015 के चुनाव में इन्होंने हार गया। फिर 2019 में लोकसभा लड़ा, उसमें भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में जब हमको मौका मिला तो हमें टिकट दिया। मैं 19 में उपचुनाव जीता। जब उपचुनाव जीते तो एक पूरे बिहार में लोगों के अंदर में मन में एक उत्साह और जज्बात हुआ कि जब MIM एक सीट निकाला तो अब पूरे बिहार में MIM को वोट मिलेगा। उसी का फायदा लेते हुए 2020 में 5 सीट इन्होंने जीता। 5 सीट जीतने के बाद जब मैंने 11 महीना का शासनकाल रहा मेरा, और 11 महीना जब हम रहे तो पता तो तब चलता है जब किसी से बातचीत होती है, उसके अंदरूनी हालात बेहतर समझ में आता है जब उनके साथ में रहते हैं। जब 11 महीना इन लोगों के साथ में रहे तो हमें लगा कि ये पार्टी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसी तरह से ये पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है जो एक समुदाय को लेकर चलना। तो हमें लग रहा कि जो अब जो है इस पार्टी में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सीमांचल है ये गंगा जमुनी तहजीब का जगह है और इस सीमांचल खास करके किशनगंज से गंगा जमुनी तहजीब का यहीं से शुरुआत होता है, पूरे देश और दुनिया में जाता है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो हमें लगा कि अब इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए और छोड़ करके मैंने राजद ज्वाइन कर लिया। जहाँ तक कि सांप्रदायिकता की बात आती है तो कभी भी जब इसका जिक्र होता है तो ये 2 पार्टियों के नाम पहले आते हैं। एक तो भाजपा, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके चलती है, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की अगर वो 15 मिनट की तकरीर का आज तक असर इतना है हिंदुस्तान में कि काफ़ी जहर की तरह वो फैल, बिल्कुल बिल्कुल। गांव देहात के मुसलमानों को पकड़ के जो है मारा जाता है सिर्फ वो तकरीर की वजह से। तो यहाँ पे
इस दौर में अब जो प्रेज़ेंट सिचुएशन चल रही है, चाहे बिहार का हो या हिंदुस्तान का हो, तो क्या किसी एक ऐसी सियासी क़यादत या सियासी जमात की ज़रूरत है जो एक ही कम्युनिटी को लेके चले? ये कितना नुकसानदेह है? मैं तो ये समझता हूँ कि बिहार में अब इनकी क़यादत की ज़रूरत नहीं है। ये जो क़यादत की बात करते हैं, बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। क़यादत अगर करना है बैरिस्टर साहब को हैदराबाद में जाकर के करें। हैदराबाद में इन्होंने 7 सीट से 8 सीट आज तक नहीं कर पाया, 7 सीट में रह गए। और ख़ास करके गोसा महल का सीट जहाँ पर राजा सिंह जीतता है, जहाँ पर दारुस्सलाम ऑफिस है, वहाँ पर आज तक इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। क्या वजह है, क्या कारण है कि वहाँ पर आपका ऑफिस है दारुस्सलाम और वहाँ से राजा सिंह जीतता है, राजा सिंह के खिलाफ आपने कभी कैंडिडेट नहीं दिया, तो आप वहाँ 7 से 8 नहीं कर पाते हैं। और बिहार में आकर के आप सारे लोगों को, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये गालीबाज पार्टी है। पहला गालीबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में इतना गाली दिया कि चारों तरफ विधानसभा नहीं पूरे बिहार में मेरा चर्चा होने लगा। और उसी जगह दूसरा, जो इस किशनगंज के धरती से मुस्लिम के वोट को लेकर के जीते, एमएलसी बने, एमएलसी बनने के बाद मंत्री बने, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी बोला कि जो हमारे पास तो इतना गाली है कि मेरे पास गाली का डिक्शनरी है मेरे पास। उनका भी वीडियो है। ये पहला नंबर का गालीबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा नंबर का गालीबाज पार्टी ये AIMIM। आपने देखा होगा हमारे जो मिल्लत के मौलाना है, आलिम दीन है, उलमाए कराम है, सज्जाद नोमानी साहब को इन्होंने क्या कहा। सज्जाद नोमानी साहब जो हमारे मिल्लत के हैं, हमारे एक अल्लामा है, मौलाना है, उनको इन्होंने कहा कि लिफाफा पर जिंदगी गुजारते हो, तो लिफाफा पर जिंदगी गुजारने के लिए बोला। और इस तरह ये समझिए कि एक तरह का गाली देना हुआ आलिम दीन को। ये लोग आलिम दीन को भी नहीं छोड़ते हैं। सज्जाद नोमानी साहब के साथ में इस तरह का हरकत किया। और उसके बाद बिहार के जो सदर है अख्तरुल ईमान साहब, बड़ी अच्छी भाषण देते हैं और दीन का भी तकरीर करते हैं। करना भी चाहिए, हम मुसलमान हैं, दीन की जानकारी हम सबको रखना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जलसा में जा कर के आलिम दीन को सबक सिखाने के लिए लग जाएं, आलिम दीन को तरीका बताने के लिए लग जाएं। जो आलिम दीन की जूती सीधी करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा है, और उस आलिम दीन को आप तकरीर में जा कर के, जलसा में जा कर के अपना दर्स देते हैं, अपना सिखाते हैं, उनको बताते हैं। तो ये एक तरह से वो भी समझिए कि गालियाँ दे रहे हैं आलिम दीन को। तो ये गालीबाज पार्टी है। और दूसरी तरफ अब बिहार में इनकी क़यादत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस बिहार के अंदर में ऐसे मुसलमान हैं जो क़यादत करने के लिए खड़ा है। आपने देखा होगा अभी लोकसभा में किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब ने जो अपने तथ्य को रखते हुए, तथ्य के साथ में, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आंख में आंख मिला करके बात किए थे, पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा था। क़यादत के लिए हमारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। आपकी क़यादत की अब बिहार में ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा के सदस्य हैं, माननीय हैं, आपने उनको भी गाली देने से पीछे नहीं हटा, और गाली दिए ही नहीं बल्कि गाली अपने लोगों से दिलवाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी वो हस्ती है जिनको राजनीति विरासत में नहीं मिला है। राजनीति में उन्होंने अपने मेहनत, मुशक्क़त और ईमानदारी से राज्यसभा पहुँचे हैं। अब उनको भी गाली देने से बाज नहीं आए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, उनको भी। तो जो इनके बात पर हाँ मिलाए
वो सब सही है। इनके बातों पर जरा सा भी आप कहीं बोले वो आपको गाली से ही संबोधित करेंगे। और मैं अभी आपके टीवी के सामने में बात कर रहा हूँ, देखिएगा अभी थोड़ा देर के बाद जब आपका न्यूज आएगा, आप पर भी गाली पड़ेगा, हम पर भी गाली पड़ेगा। ये गालीबाज पार्टी दूसरी गालीबाज पार्टी है। अब इनकी क़यादत की ज़रूरत बिहार में नहीं है। बिहार में एक से एक मुसलमान बिहार की क़यादत करने के लिए तैयार है। अब क़यादत की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। क़यादत के नाम पर धोखा न दें। आपने देखा होगा अभी इनकी वीडियो वायरल हो रहा था। मैं उनका इज्जत करता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को? आपने क्या कहा जब वक्त तरमीमी बिल लागू हो रहा था, और उस समय आपने क्या कहा कि मेरे साथ में आज एक तरफ अब इम्तियाज़ जलील और दूसरे तरफ अगर अख्तरुल ईमान होता तो आज नरेंद्र मोदी ये बिल लेकर के ला नहीं सकता था। आपको पता होना चाहिए बैरिस्टर साहब, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देश के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 3 आदमी अगर आप रहते तो आज ये बिल नहीं ला पाता। आपको पता होना चाहिए कि 232 वोट जो पड़े थे उसमें हमारे 24 MP ही मुस्लिम थे और 208 वोट मादरे वतन के लोग थे। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे और उन लोगों ने वोट दिया था, वो हमारे साथ खड़े थे कि ये वक्फ तरमीमी कानून लागू नहीं होना चाहिए। लागू नहीं होने के लिए 208 वोट दिए थे। आप कह रहे हैं कि 3 आदमी अगर होते तो ये कानून नहीं लागू होता। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? काहे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? देश के लोगों को क्यों मूर्ख बनाना चाहते हैं आप? क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आप बड़े अच्छे लीडर हैं, ये सब बात आपको शोभा नहीं देता है। आपने यहाँ पर आया, एक सीट किशनगंज में कमरुल हुदा ने निकाला था, उसके बाद एक क़यादत के नाम पर आप लोगों ने 5 सीट और जीता। और क़यादत क्या किया आपने? 4 सीट को भी संभाल करके नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? काहे नहीं रख पाए? किस वजह से ये 4 सीट आपके हाथ से चला गया? और आप क़यादत की बात करते हैं। ये क़यादत आप हैदराबाद तक सीमित रखिए, इसलिए कि यहाँ के सीमांचल के लोग, यहाँ के लोग, किशनगंज के लोग अब समझ गए हैं MIM के झांसे में आने वाले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ, राजद के साथ जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ रह करके 2025 में बिहार में सत्ता बदलेगा और इंडिया गठबंधन का सरकार होगा और इंशाल्लाह सरकार होगा। एक और आखिरी सवाल ये है आपसे साहब के वक्फ संशोधन बिल की जब बात आती है तो मीडिया में और सुर्खियों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जज्बाती तकरीर, डिबेट्स, पार्लियामेंट में कभी बिल को फाड़ देना, लेकिन और कड़ी निंदा करते हुए नजर आए बहरहाल। लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अवकाफी जायदाद वक्फ की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे लुट गई और वहाँ के वक्फ बोर्ड मेंबर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद है 1995 से। तो ये भी एक बड़ा सवाल रहा है। तो जो कोई गोदी मीडिया तो पूछा नहीं, लेकिन हम पूछेंगे MMTV से। तो गोदी मीडिया नहीं पूछेंगे या गोदी मीडिया नहीं बताएंगे। आपने 3 तलाक के टाइम में भी बिल फाड़ा था बड़ी जज्बात के साथ, पूरे देश में हंगामा हो गया, पूरे देश में हल्ला हो गया कि बिल फाड़ दिए। क्या कानून रुक गया? नहीं रुका। आपने अभी वक्फ संशोधन बिल में भी बिल को फाड़ दिया। क्या बिल फाड़ देने से कानून रुक गया? कानून नहीं रुका। बिल फाड़ने से कानून नहीं रुकता है, तादाद से कानून रुकता है। आपके तादाद कितना है? 24 आदमी हमारे थे। 24 आदमी के बाद 208 आदमी मादरे वतन ने हमारा साथ दिया, हमारा समर्थन किया, और उधर ज़्यादा वोट पड़े तो बिल तो नहीं रुका। तो आपके बिल फाड़ देने से रुक जाएगा क्या? बिल फाड़ने से रुकता नहीं है। ये बिल फाड़ करके देश को क्या बताना चाहते हैं आप? ये जज्बाती तकरीर करके, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जज्बाती तकरीर करके, जज्बाती बात बोल करके, हिंदू मुसलमान में बांट करके, मंदिर मस्जिद में बांट करके केंद्र के सत्ता पर काबिज हुआ है, उसी तरह से आप जज्बाती बात बोल करके, मैं तो ये समझता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का हिमायत करते हैं। इसलिए बैरिस्टर साहब, आप बिहार में अपना क़यादत की आपकी ज़रूरत नहीं है। बिहार में क़यादत करने वाले लोग हैं, बिहार में बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं जो अपना क़यादत बिहार में खुद करेंगे और इंशाअल्लाह 2025 में सत्ता परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन का सरकार होगा। हालात भी बदलेगा और 2029 में जब आएगा
तो देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एकदम सत्य है।